देखिए, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जो आपकी कहानी संग्रह बुक है, उसी में से अपनी सेकंड लास्ट जो राजा निर्वंशिया कहानी है, जो कि कहानीकार कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर जी जो बृहत्रही में आते हैं। बृहत्रही का मतलब है कि राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन में इनकी ज़बरदस्त भूमिका रही है और ज़बरदस्त प्रतिभा का परिचय दिया है इन्होंने। इनका जीवन जो था परिचय वो मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से मतलब एक पटकथा और स्तंभ लेखन, कहानी, उपन्यास, नाटक, बहुत सारी गद्य की विधाओं का सृजन किया है इन्होंने। तो देखिए, जैसे मैं कह रहा था आपके राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया, निर्वंशिया का मतलब है कि निसंतान। इसका मतलब राजा रानी के कोई संतान नहीं है, लेकिन इसमें दोहरे कथानक के माध्यम से वर्तमान परिवेश में जो आदमी समाज के बीच रहता है और समाज के बीच रहता है तो उसकी जो संतान नहीं होती है, उसको लेकर जो आदमी औरत के ऊपर जो व्यंग्य, जो ताने कसे जाते हैं, उनको लेकर इसमें चर्चा की गई है। दोहरे कथानक के माध्यम से एक तो लोक कथा है जिसमें राजा रानी को रखा है, और दूसरी वर्तमान परिवेश में जी रहा आम आदमी की कथा है, जिसको जगपति और चंदा के माध्यम से उनके दाम्पत्य जीवन की जो विडंबना है, जिसे अपन कहते हैं कि जो दुख है, जो कष्ट है, उस पीड़ा को दिखाया है। दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों विभिन्न समय की कहानी है, लेकिन दुख एक जैसा है, निसंतान होने का। लेकिन बात यह है कि जैसे दिया है कि भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हैं दोनों, क्योंकि राजा रानी को सहर्ष अपना लेता है, लेकिन जगपति चंदा को नहीं अपना पाता है और लास्ट में वो आत्महत्या करके दुनिया से चला जाता है। ये शॉर्ट रूप था। तो देखिए, अब इसमें जो कहानी शुरुआत होती है आपकी, वो कहाँ से होती है? माँ द्वारा कहानी सुनाना। इसका मतलब लेखक कहता है इस बात को कि माँ जो थी वो कहानी सुनाने का काम करती थी, बच्चे उसके चारों ओर बैठ जाते थे। जैसे दिया है कि मतलब 6 गोरे कोई वो होगा उनका पूजन पाठ करने का, एक मंगल कलश भी रखती थी, 6 गौरें रखती थी, नीचे वाली पर वो तिलक साथिये बनाकर रखती थी और बैठ जाती थी। बच्चे उसके चारों ओर बैठ जाते थे हाथों में फूल लेके, कि कब कहानी खत्म हो, कब इन गौरों पर अपने फूल चढ़ाए। तो माँ कहती थी। अब बचपन की अपनी जो बात है लेखक, क्योंकि ये जगपति लेखक का खुद दोस्त है, इसीलिए उसने अपनी माँ को आधार बनाया है इस कहानी का। माँ के द्वारा जो कहानी बताई जाती थी ना, तो हम भी बैठते थे तो कहानी का इंतजार। लेकिन जब माँ कहानी शुरुआत करती थी ना, तो फूल चढ़ाने को छोड़कर बच्चे सहज कहानी सुनते थे। तो माँ कहती है कि एक राजा और एक रानी थी। तो एक राजा रानी का मतलब है कि जो मतलब बहुत अच्छे रहते थे, जिनके शासन भी अच्छा था, प्रजा भी अच्छी रहती थी, जिनका व्यवहार भी अच्छा था, राजा रानी दोनों। लेकिन उनको एक दुख था कि वो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख था उसको, और कोई दुख नहीं था, क्योंकि राजा रानी है तो दुख तो होना ही नहीं था। लेकिन उसने लेखक के ख्यालों का राजा, तो माँ ने ये जब बात बताई है तो ठीक उसी समय लेखक के मन में ख्याल आया है कि जैसे माँ का रानी का राजा है ना, ऐसे ही मेरी ख्यालों का राजा मेरा दोस्त जगपति है। क्यों? कि राजा निर्वंशिया है, राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाती है माँ, तो तुरंत लेखक के मन में उसके ख्यालों का राजा आता है कि मेरा भी, मेरे ख्यालों का राजा मेरा जगपति था, जो मेरी दांत कटी रोटी थी। इसका मतलब दोनों मतलब दोस्ती भी बराबर की थी, न वो पैसे वाला था न मैं पैसे वाला था, दोनों ही सेम थे। और सेम होती है जब दोस्ती अच्छी चलती है। भाई हमेशा दोस्ती बराबर वालों से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने दिगंबर पकड़ लिया तो एक दिन पछाड़ खवा देगा आपको। तो मान सम्मान जो है ना बराबर वालों में। तो मेरी दोस्ती क्या थी? एक दांत कटी रोटी थी। एक क्लास में पढ़ते थे, तो मैं मिडिल पास करके क्या बन गया? स्कूल में एक नौकरी लग गई। और जो मेरा दोस्त जगपति था वो
कस्बे में ही एक वकील था, उस वकील के पास मुहर्रम की नौकरी में लग गया। सरकारी नौकरी नहीं लगी उसकी, लेखक की लगी है। लेखक ने कहा है कि मैं मिडिल पास करने के बाद स्कूल में नौकरी लग गया और मेरा दोस्त जगपति था, वो क्या हो गया, वकील के पास जो अटेंडेंसी देते हैं, वकील के पास मुंशी का जो काम करते हैं, मुहर्रम बोला है शब्द इसमें कि मुहर्रम हो गए। इसका मतलब मुंशी की पोस्ट पर वो वकील के साथ काम करने लगे। अच्छा खासा उसका जीवन चलता था। अब जो दिया है कि जगपति का विवाह, इसके बाद जब वो काम करने लगा तो जगपति की शादी भी हो गई। जगपति के पिताजी पहले ही दुनिया से चल बसे, माँ थी जगपति की, तो जगपति की शादी हुई। तो कहते हैं ना कि पीछे भी लेकिन आगे भी कहानी के ब्याह में बिठो, सुना है आप? तो कहानी के ब्याह में बिठो हुआ है यहाँ। इसका मतलब जगपति का जब विवाह हुआ था तो धूमधाम से शादी हुई। शादी जब हुई और जब लास्ट फेरा रहा ना, जब उन्होंने घर वालों ने कहा, लड़के वालों ने, कि भाई 7वां फेरा जब पड़ेगा जब हम लड़की को नहीं भेजेंगे। मतलब पहले रखते थे पहले अपने समाज में भी रखते थे, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल ऐसे चलता था पहले, क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाती थी। अब तो उम्र के हिसाब से होती है, तो अब रखना भी बेकार है। चलो भाई फेरा खा लिए, जाते रहे, क्या का काम। तो यहाँ जगपति की शादी हुई, 7वें फेरे पे सियासत बोला है कि उन्होंने ये बात बोल दी कि 7वां फेरा जब पड़ेगा जब बच्ची को हम यहीं रखेंगे। इसका मतलब अभी नहीं भेजेंगे, बाद में भेज देंगे। तो जगपति और जो लड़की वाले हैं ना, उनमें थोड़ी सी कहासुनी हो गई और बगैर दुल्हन के बारात जगपति जी उल्टे आ गए। मना कर दिया उन्होंने, नहीं भेजा बच्ची को कि नहीं भेजेंगे हम तो बाद में भेजेंगे। तो कहासुनी हुई, कहासुनी हो गई तो जगपति बेचारा ठन ठन पाल मदन गोपाल दुल्हन रह गई भाई है, और बिना दूल्हे की बारात वापस आ गई। बिना दूल्हे के तो नहीं, दूल्हे के तो था, लेकिन दुल्हन के बिना बारात वापस आ गई। अब यहाँ जगपति के जो घर वाले हैं वो भाई बात तो होती है कि यार ये तो मूछन को सवाल होगी या फिर अपनी नाक की बात होगी। इसका मतलब कि चाहे कुछ हो जाए वो लड़की लानी नहीं है, ये फैसला करते हैं इस बात का कि अब चाहे कुछ भी हो लड़की लानी नहीं है, चाहे काणी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, कैसी भी हो, अब तो शादी दूसरी ही लड़की से करनी है। लेकिन साल भर पीछे लड़के वालों ने आए जगपति के घर और जगपति के घर आकर माफी रमन्ना मांग ली कि साहब गलती हो गई। तो समाज में यही चलता है और समाज में चलता भी यही है, तो उन्होंने माफ़ कर दिया और चंदा जी जगपति के घर आ गए। चंदा जगपति के घर आ गई, दोनों अपने जीवन आराम से निकालने लगे अपना। अब जो दिया है कि चंदा के सास के द्वारा जिम्मेदारी सौंपना। सास बहू को बहुत कड़ली जिम्मेदारी सौंपे, क्यों कि अगर ये आगे भी अभी पटरानी बना दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ इन कणिया में लटका बोले, लेकिन देगी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ इसने ऐसा नहीं किया है, तो चंदा को सास द्वारा जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसने उसको सारे घर की स्थिति बता दी, सब कुछ कह दिया उसने कि बेटा अपना घर कैसा है, और जो जगपति है ना ये सीधा है, इसके पिताजी पहले ही चल बसे, जो शादी हुई है उसको चाचा ताऊ और घर परिवार को कितनी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात कि जगपति ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल गरीब था, थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो सब घर जो था घर परिवार वाले उनको चुपचाती था। बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, लेकिन बेटी आज से तू मेरी बेटी है और ये जिम्मेदारी तेरी है, घर को तुझे कैसे चलाना है, और अपनी जो भी जिम्मेदारी है ना वो सारी साथ जो है अपनी जो बहू समान, जो बेटी के समान जो बहू है ना उसको सौंप देती है। बोला आप जानो, आपका काम जानो। बस मेरी तमन्ना यह है, क्या थी उसकी तमन्ना कि मेरी तमन्ना यह है कि बस एक जगपति है उसके एक बच्चा सा हो जाए, उसका मुख देख जाऊं, उसके बाद में मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो होना है वो होना है। तो जो सास है चंदा की वो बिगड़
बच्चे का मुँह देखे ही दुनिया से विदा हो गई, मर गई। चंदा और जगपति के कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। अब बात आती है कि यहाँ बीच में यहाँ राजा की बात आई थी। अब यहाँ राजा दिया है कि राजा का आखेट पर जाना। तो रानी राजा दोनों महल में आप आराम से रहते हैं। राजा उनका शौक है आखेट करना। राजा आखेट पर जाता है, लेकिन वो रानी को बिना बुलाए बताए जाता है। तो रानी को चिंता होती है। रानी जो है मंत्री को साथ लेके राजा को ढूंढने निकल पड़ती है। वो कहीं ढूंढती है और राजा लौटकर अपने घर आ जाता है। रानी जब आती है तो उसको घर मिलता है राजा। हालांकि ये दिया है उसमें कि राजा 7 दिन में कम से कम घर लौटकर आ जाता था, निकलता था शिकार पर। आखेट का मतलब होता है शिकार, कि आखिर पर निकलता तो 7 दिन में कम से कम एक बार घर आ जाता था। लेकिन अब की बार घर नहीं आया। रानी को चिंता हुई। रानी मंत्री को लेकर राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और जब लौटकर रानी आई तो उसको घर मिला राजा। तो राजा को रानी जो मंत्री के साथ गई है वो चीज़ खली है राजा, कि अपनी पत्नी किसी दूसरे के साथ जाए तो खून खोल जाए, है यही होता है ना। और खे मरेंगे खे मारेंगे, है। अब बात देखो, बात क्या है। जैसे दिया है कि राजा ने मुझे बुरा लगा, सीधी बात है। उसने कहा, रानी को समझाया कि आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि देखिए महाराज, आप लौट के नहीं आए, आपकी चिंता होने के कारण मैं मंत्री की सहायता ली और मैं आपको ढूंढने निकली। तो राजा संतुष्ट हो गया। ठीक है। अब जो दिया है यहाँ कि जगपति का दयाराम की शादी में जाना। दयाराम जो था वो कौन था? जगपति के दूर का रिश्तेदार था, रिश्ते में भाई लगता था दयाराम। तो दयाराम की शादी होती है, अच्छे मेल मिलाप था। तो जगपति उस शादी में जाता है 5-6 दिन के लिए। घर बोल के भी जाता है कि मैं 5-6 दिन में आऊँगा। लेकिन दयाराम की शादी होती है, अच्छा पैसा और अच्छा जेवर मिलता है। अब वहाँ जो आसपास डकैत हैं उन डकैतों को सूचना मिल जाती है कि भाई फला आदमी की शादी हुई है और उसमें अच्छा जेवर अच्छा पैसा मिला है। तो जगपति दयाराम के घर था। तो डकैत आते हैं और डकैत दयाराम के घर पर लूट मार करते हैं। तो लूट मार करते हैं तो दयाराम और जगपति दोनों लठ चलाने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं कि हम भी ऐसे ही नहीं हैं, ये लठ जो दिया है ना, हमारा भी काम यही है, हम डरते नहीं हैं। तो जगपति दयाराम दोनों लठ चलाते हैं। लेकिन एक तो ठाए ठाए, एक लठ तो कहाँ मिलेंगे, है। तो ठाए ठाए तो यहाँ से छोड़ेंगे, महामारे की लठ तो तू जाग नहीं जब भी देव खोपड़ी में, तो बिगड़ नजीक तो जाए नहीं चलेगा काम। तो जो डकैत हैं उन डकैतों की 2 गोली लगती है जगपति को, एक पैर में लगती है, एक कमर पर लगती है, जिससे घायल होकर जगपति गिर जाता है। और दयाराम जो है ना, दयाराम के घर परिवार वाले जो लोग हैं उसको नज़दीकी जो अस्पताल दिखाया है उस नज़दीकी अस्पताल में जाकर भर्ती करा देते हैं। ये खबर जो है अब जो दिया है कि दयाराम शादी में जाना है, लेकिन यहाँ जगपति का अस्पताल में भर्ती होना है। सीधी बात है कि वो घायल हो जाता है, गोली लग जाती है। तो दयाराम और उसके घर वाले उसको किसको कि जो जगपति है उसको भर्ती करा देते हैं। उसके बाद चंदा को खबर लगती है कि मेरे आदमी को गोली लग गई। तो चंदा तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन 2-4-5 दिन तो दयाराम और दयाराम के घर परिवार वाले लोग वो बराबर खाना लेके आना, वहाँ रात में रुकना, सेवा चाकरी करना चलता रहा। लेकिन थोड़ा सा लंबा पीरियड हॉस्पिटल में रहा तो दयाराम जी भी दया करना छोड़ दिया। इसका मतलब कोई घर वाले दयाराम किसी ने कोई सार सम्मान नहीं की और उसके बाद वो आना जाना भी बंद हो गया। अब वो रही तो कौन रही उसके पास? चंदा ही हॉस्पिटल में रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा करती थी। पैसा इतना था नहीं, लेकिन जैसी भी सेवा होती वो करती थी। तो यहाँ क्या दिया है कि जगपति का अस्पताल में भर्ती होना।
चंदा की बच्चन कंपाउंडर से मुलाकात होती है यहीं इसी हॉस्पिटल में। चंदा क्या है? चंदा की मुलाकात बच्चन जो कंपाउंडर है उससे होती है। चंदा दिखाइए कि चंदा रूपवान है, सौंदर्य है उसका, तो रूपवान सौंदर्य होने के कारण बच्चन सिंह जो है उसके मन में लोभ आता है और वो रूप आकर्षण होता है उससे। तो वो अपनी बात को घुमाता है कि देखिए आप चंदा जी कितने भी दिन रहो कोई बात नहीं, उसको अलग कोठरी की व्यवस्था कर दी जाती है, उसमें खाट भी पहुंचा दी जाती है। लेकिन जो दिया है कि इतनी जल्दी जगपति ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की गवर्नमेंट सप्लाई की जो दवा है ये थोड़ा सा डिले आराम दिलाती है। मैं बाहर से आपकी जो गोली है ना उनकी व्यवस्था कर दूंगा जिससे जगपति जल्दी ही ठीक हो जाए। लेकिन अब जो दिया है कि यहाँ थोड़ा सा आप जानते हो कि आदमी कहाँ मरता है, लोभ और स्वार्थ में मरता है। तो अब यहाँ चंदा के पास पैसे नहीं, जगपति के पास। अब यहाँ व्यवस्था कराने के लिए बच्चन सिंह ने बोल दिया है कि मैं व्यवस्था करा दूंगा। बच्चन सिंह के लोभ में फंस गई चंदा। तो अब ये धीरे धीरे जो संबंध बने हैं चंदा के और बच्चन सिंह के, ये संबंधों के प्रति घृणा किसको हो रही है? जगपति को। क्योंकि जगपति अरे मरा थोड़ी है, वो देख तो रहा है, सब कुछ समझ रहा है। वो कह भी रही है कि भाई बच्चन सिंह ने बोला है कि वो बाहर से दवाई की व्यवस्था करा देगा, तो वो ये कहता है कि व्यवस्था क्यों करा देगा, हमारा कोई रिश्तेदार लगता है। और फिर किसी का अगर पैसा लेना है, बच्चन सिंह से भी लेना है, तो वो देना नहीं, वो देना तो है, वो देना भी पड़ेगा। तो कर्जा भाई वो कहता है कि अपन ने जैसे सुना है कि तेते पाँव फसारिए जीते लंबी 100। इसका मतलब हमारा जितनी सामर्थ्य है ना उतना ही हमें काम करना है। महंगी वाली दवाई ने लेकर सस्ती वाली ही लेकर हम हमारा काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चन सिंह के जाल में चंदा फंस चुकी है। तो जब जगपति को ये सारी चीज़ें बुरी लगती है, बच्चन सिंह और चंदा की जो बातचीतें हैं, लेकिन उसने कहा है कि आप पहले ठीक होइए, आप चिंता मत कीजिए। तो बच्चन सिंह ने जो कहा है, तो यहाँ झूठ बोला है चंदा ने। चंदा ने कहा कि आप क्यों टेंशन कर रहे हो, मेरे पास जो सोने का कंगन है ना वो मैंने बच्चन सिंह को दे दिया है। सारी दवाइयाँ जो है ये सारी दवाइयाँ उसी की आ रही है। तो थोड़ा सा जगपति क्या है संतुष्ट हो जाता है कि चलो कम से कम कोई एहसान तो नहीं, लेकिन फिर भी एहसान तो है। इतनी जब सुविधा वो कर रहा है तो वो वैसे परेशान है, लेकिन मानसिक रूप से वो एकदम परेशान हो जाता है जगपति। तो यहाँ जो दिया है कि यहाँ मुलाकात होती है, इधर फिर रानी बीच बीच में दोनों कहानी चली है। रानी लौटी तो राजा महल में मिला था, जब ऊपर गया है आखेट में, तो रानी जब लौटी है तो राजा महल में मिला। और जो राजा था उसने रानी को थोड़ा सा भला बुरा कहा कि नहीं जाना चाहिए था तुझे, लेकिन गई तो सारी बात बताई तो समझ आई, तो संतुष्ट हो गया। तो बीच बीच में क्योंकि दोहरे कथानक है इसमें, एक तरफ जगपति चंदा है, एक तरफ राजा और रानी। तो अब इसके बाद जो दिया है कि बच्चन चंदा के अनैतिक संबंध, इसका मतलब है कि देखो जो दोस्ती है, दोस्ती तक सीमित रहे कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती जो है जब काम वासना में प्रवेश कर जाती है ना, तो वो दोस्ती नहीं रहकर एक क्या होता है अनैतिक संबंध और देह वासना जो है वो प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ बच्चन और चंदा के जो संबंध है ना वो गलत है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है किसको? जगपति को। और जगपति उसी बात को लेकर हमेशा टेंशन में रहता है, लेकिन पड़ा खाट पे है, वो करे क्या? बच्चन मारे या फिर चंदा मारे, है टेंशन तो है उसके, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, एक बार ठीक तो हो। तो यहाँ बच्चन और चंदा के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा गहरे और संबंध हो जाते हैं और दोनों ही अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। ये सारी जो लीक पोल है वो जगपति के दिमाग में फिट हो चुकी है। अब जो दिया है यहाँ से कि
जैसे दिया है कि जगपति का ठीक होकर घर आ, तो जगपति जो है वो ठीक होता है, क्योंकि इसी बीच में जो बच्चन है, बच्चन का ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह हो जाता है। जब चंदा कहती है कि कंपाउंडर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो जगपति को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी मिलती है, गयो है, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर वो परेशान था। लेकिन अब जो जगपति है वो ठीक होकर घर आता है, घर आता है तो सीधी बात है कि 4-5 महीने हॉस्पिटल में रहा, मुहर्रम की नौकरी थी, वकील की प्राइवेट, वो भी छूट गई। अब समस्या क्या हो गई उसकी? धंधे। भाई धंधा क्या है उसके पास? कुछ धंधा नहीं। तो यहाँ क्या दिया है कि अब ये धंधा घर आ गया, अब घर आकर वो परेशान रहने लगा। तो फिर चंदा ने एक दिन कहा कि जो जगमोहन वो है बच्चन सिंह, कि बच्चन सिंह से पैसे लेकर कुछ काम धाम चालू करो। अब फिर बच्चन सिंह, अब जगपति के दिमाग में बात होती है कि बार बार बच्चन सिंह, लेकिन मरता क्या नहीं करता, पैसे ही नहीं, धंधा करे किससे? इसलिए चंदा, वही बच्चन सिंह के शामिल में चंदा क्या करती है कि अपने जगपति को लकड़ी की टाल जो है उसके लिए पैसे लेती है और धंधा। अब जो धंधा है बराबर, मतलब इधर गाड़ी आ रही है, इधर मतलब लकड़ी आ रही है, इधर चराई हो रही है, इधर कटाई हो रही है, और पूरी तरह से अब तो वो दिन भर क्या है, पैसे में लगा रहता है। वो तो पैसे में लगा रहा, लेकिन चंदा और बच्चन सिंह जो है वो दोनों क्या है कि बार बार घर पर मिलता रहता था वो, क्योंकि पैसा दे दिया है, और पैसा जब कर्ज ले लेता है आदमी तो कर्ज में लेने के बाद तो वैसे ही डूब जाता है, कुछ कह भी नहीं सकता। तो अब यहाँ उसने जगपति को ठीक होके घर आया है, घर आने के बाद उसने पैसा लिया, पैसे से टाल खोली, टाल खूब चली उसकी दुकान, लेकिन अंदर ही अंदर वही जगपति, वही वो चंदा और बच्चन सिंह की राम कहानी उसके दिमाग में आती है। और जब घर आया तो एक दिन सो रही थी चंदा सो रही थी, तो उसने पूछा हाल चाल क्या है, बोल ठीक है। लेकिन उसने जैसी करवट ली, उसने जैसे नीचे हाथ दिया तो दोनों कंगन उसके हाथ में आ गए। वो एकदम देख के, एकदम देखकर वो एकदम समझ गया कि ये तो कह रही थी कि मैंने बच्चन सिंह को कंगन दे दिया, अरे दो नहीं तो एक देती, एक तो मिलता, यहाँ तो दोनों को दोनों ही मिले, इसका मतलब कि ये सब कृपा बच्चन सिंह की फोकट में। बोला ऐसा नहीं हो सकता, सारी बात समझ गया वो, क्योंकि कंगन उसके सामने आ गए, लेकिन उससे कहा नहीं, दुखी हुआ, और दुखी होकर घर में जाके वो सो गए और सोचता रहा चंदा और बच्चन सिंह के विषय। तो इधर मैत्रानी जो राजा है, मैत्रानी जो है, क्योंकि झाड़ा बुहारी करने के लिए जब आती है तो आगे से आता हुआ उसको क्या मिल जाता है, राजा, आगे से आता हुआ राजा मिल जाता है। कहानी लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ।